इसके बाद अगर आपका कोई भी इशू हुआ, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या कुछ भी, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। या आप प्लीज़ मुझे बता दें कि क्या ये आपके साथ पेन जो है वो शेयर होगी? असल में आज मैंने काफ़ी टाइम के बाद, 3-4 दिन के बाद अपना लैपटॉप को यूज़ करना शुरू किया, तो काफ़ी एक चैट में आपके क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हिस्ट्री के क्वेश्चन में से नहीं आते। आप ट्रेंड देखें तो आपके क्वेश्चन आप कम ही आते हैं। लेकिन ये अगर आपको क्लियर नहीं होगा, तो सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से आप करंट अफेयर्स के हवाले से पाकिस्तान अफेयर का पेपर सॉल्व करके आएंगे और नंबर आपके आएंगे 34, 39, 38। फिर आपने कहना है कि हम एक नंबर आ जाता तो आज हम CSP होते। ठीक है, तो ये आपने लाजमी समझना है। अच्छा जी, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, 1901 में ये काम शुरू हो गया। बात इस पे शुरू हो गई कि अब बंगाल को हमने, अब इसकी पार्टीशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत बड़ा बंगाल है। ठीक है ना, ये देखें ना आप, बिहार, चिटागांग, उड़ीसा, आसाम, ये सारे इलाके मिला के एक बड़ा सा बंगाल है। और ये जो उस वक्त के ब्रिटिश मैनेजमेंट है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो इस सारे हिस्से को इफेक्टिवली मैनेज कर सके। इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें आई और इसको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का नाम दे दिया। और ये भी कहा गया कि जी ये तो हम भारत माता को कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ये तो हम नहीं होने देंगे, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें शुरू हो गई। लेकिन ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं था। ब्रिटिशर्स का ऐसा कोई वो ख्याल नहीं था कि हम इनको डिवाइड कर दें। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही, आप कह सकते हैं, एजेंडा वो ये था कि इफेक्टिव मैनेजमेंट करने। क्योंकि हमने देखा ना पहले भी क्लास में कि लॉर्ड कर्जन ने जब सारा चक्कर लगाया इंडिया का, वो ऐसे नहीं सीधा सीधा आ गया। वो पूरा घूम फिर के आता है और देखता है कि बड़े बुरे हालात हैं, आवाम रो पिट रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है इनके पास, मैनेजमेंट ठीक नहीं है हमारी। तो उसके लिए जरूरी है कि पॉपुलेशन, इतनी बड़ी ह्यूज पॉपुलेशन ह्यूज डिफिकल्टीज क्रिएट कर रही है, तो उसको आप कर दें, डिवाइड कर दें छोटे छोटे हिस्सों में। अच्छा, उसमें मुसलमानों का तो बड़ा फ़ायदा हुआ क्योंकि जो 2 प्रोविंस बन रहे हैं उसमें से एक में फिर नवाब सलीमुल्लाह ढाका जो है उन्होंने सपोर्ट किया पार्टीशन को, और उनके जो मानने वाले थे उन्होंने भी किया। उन्होंने कहा ठीक है, हम एक प्रोविंस में हम होंगे, एक में हिंदू होंगे। तो हिंदुओं का अब एक तो स्वदेशी मूवमेंट उन्होंने शुरू की, जिसका ये मतलब था सिर्फ़ और सिर्फ़ कि आप स्वदेश, हमारा देश है, इसको आप ऐसे ना करें, डिवाइड ना करें, इसी तरह से इसको मैनेज करने की कोशिश करें। दूसरा, कांग्रेस का बहुत बड़ा इश्यू था। आप देखते हैं कि कांग्रेस इस वक़्त उनकी बहुत पीक पे जाने वाली पॉलिटिकल पार्टी है और उसकी जितनी भी फंडिंग है, जो कुछ भी आ रहा है, वो इसी बांग्लादेश से ही आ रहा है या इसी बंगाल से आ रहा है। बांग्लादेश तो उसमें से एक बन गया फिर। इसी बंगाल में से आ रहा है और वो जब उसकी डिवीज़न हो जाएगी तो ज़ाहिर है फिर इंडस्ट्रीज़ की भी डिवाइड होंगी। फिर उसके बाद बार कौंसल्स, उसका भी वो उस तरह से उनके पास भी पैसा नहीं आएगा क्योंकि मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी। तो कांग्रेस की फंडिंग को भी असर पड़ रहा था। तो इस वज़ह से उन्होंने कहा कि जी नहीं। आप देखते हैं द न्यू टाइड ऑफ नेशनल सेंटिमेंट। ये जो नेशनल सेंटिमेंट थे इसके रीज़न्स तो हमने देख लिए, लेकिन वंदे मातरम, ये भी एक बंगाली था राइटर, उसकी बुक में से उन्होंने वंदे मातरम को निकाला, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदुओं के ऊपर ही करता था। मतलब उन्हीं को वो, आप कह सकते हैं कि बहुत बढ़ा-चढ़ा के पेश करता है और बाकियों को ये कि ये किधर से आ गए, इनको भगाना है, मुगलों को भी, बाकियों को भी सारा कुछ करना है। तो एक खराब किस्म की सिचुएशन पैदा होगी, जिससे मुस्लिम्स जो थे उनको ये भी कन्फर्म हो गया कि हिंदू तो हमें बिल्कुल हमारे पॉलिटिकल राइट्स देने पे तैयार ही नहीं है। क्योंकि इसमें अगर ये जो बंगाल की पार्टीशन हुई थी, तो इसमें अगर किसी का फ़ायदा हो रहा था तो वो मुस्लिम्स थे। लेकिन जो हिंदू थे, जो कांग्रेस थी, वो क्या कहती थी कि हम क्या करेंगे, हमने हिंदुस्तान को आज़ाद करवाना है। पूरे हिंदुस्तान को, जिसमें मुस्लिम्स भी होंगे, जिसमें बाकी माइनॉरिटीज़ भी होंगी, ये सब हमारे साथ मिलके हम इसको सिर्फ़ यहाँ से क्राउन को भगाना है। उनका ये एक एजेंडा था।
इसके बदले में मुख्तलिफ किस्म के प्रोटेस्ट शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि हम फॉरेन मेड जो क्लॉथ्स हैं उनको अब बिल्कुल उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनके साथ बिल्कुल भी हम किसी भी तरह की कोई ट्रेड नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि जो मसला असल आ रहा था वो ट्रेड का था। तो क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी इनको ये नहीं कहा था कि हम आपको करेंगे कि आपके ऊपर कोई अपनी गवर्नमेंट बना रहे हैं या कुछ, तो उन्होंने कहा नहीं जी हम तो ट्रेड कर रहे हैं। और इसी ट्रेड के चक्कर में उन्होंने क्या किया था, यहाँ से खाम माल लेके जाते थे, रॉ मटेरियल सारा चीज़ें सारी, और इनको खराब भी कर रहे थे। खैर वो एक अलग कहानी है। अच्छा, इसके साथ उन्होंने एक और काम किया पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद, कि उन्होंने कहा कि हम इंग्लिश स्कूल जो है इसमें बिल्कुल भी तालीम हासिल करने के लिए नहीं जाएंगे। इससे क्या हुआ कि जो आपकी नेशनल एजुकेशन है उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। आपके अपने मुकामी स्कूल, कॉलेजेस वगैरह बनना शुरू हो गए जहाँ पे पॉलिटिकल एजुकेशन मिलना शुरू होगी, मुस्लिम्स को भी और हिंदुओं को भी। अच्छा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी बन गई 1910 में, लेकिन ये बहुत बातें हैं, इनको सारी चीज़ों को हम साथ-साथ लेके चलेंगे। अभी पार्टीशन ऑफ बंगाल को आप इतना ही समझें कि बंगाल को 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया गया है और उसके बदले में उसका रिज़ल्ट क्या आया है। उसके रिज़ल्ट में जो पॉलिटिकल एक सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक क्लियर सामने आ गई है कि अब पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स और हिंदू वो क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इसी सारी कहानी में सर आगा खान और कुछ और जो लोग थे अलीगढ़ के ही पढ़े हुए, उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें? उन्होंने सारे मुसलमानों को इकट्ठा किया और डिफरेंट डेलीगेट्स को, और एक डिफरेंट पेजेस के ऊपर उनके सिग्नेचर लिए और बात उसके ऊपर ये लिखी कि हम ये जो आपके नॉमिनेशनल इलेक्शन वाला काम है, इससे खुश नहीं है। आप हम पे थोड़ा-सा रहम करें, कोई हमारे लिए अल्टरनेटिव निकालें। पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपका एक क्या होता था यहाँ पे इंडिया में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि आपका बैठा क्राउन के पास बैठा होता था, यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ पे उसके लोग होते थे। यहाँ पे जो आपका गवर्नर है, वो मेन पावर है। तो उस वक़्त कर्ज़न चला गया था, मंटो आ चुका था। लॉर्ड मंटो जो है ये शिमला में बैठा रहता था, गर्मियाँ सख्त, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, शिमला का अच्छा मौसम होता था। तो इन्होंने कहा कि अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं, अ, जो हाल किया इंडियन हिंदुओं ने पार्टीशन ऑफ बंगाल पे, उसके बाद ब्रिटिशर्स का थोड़ा-थोड़ा दिल साफ होना शुरू हो गया था मुस्लिम्स से। उन्होंने देखा कि मुस्लिम्स जो है वो तो हमारे साथ इतना बुरा सलूक नहीं कर रहे, हालाँकि इससे पहले क्या था? इससे पहले की जो बात है उसमें हमें ये नज़र आता है कि जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो मुस्लिम्स को लॉयल नहीं समझते थे। एज़ अ ट्रेटर इनको ट्रीट करते थे और बड़ा बुरा इनके साथ उनका रवैया था। लेकिन अब हालात बदलना शुरू हो गए। अब वो ये समझते हैं कि इनसे मुस्लिम्स से हमें डर कम है, खौफ कम है, हिंदू हमारे लिए ज़्यादा मसला पैदा कर सकते हैं। इसलिए जो कर्ज़न था और जो मिंटो, दोनों गवर्नर जो थे ये मुसलमानों के हक में अच्छे साबित हुए। अच्छा जी, शिमला डेपुटेशन के लिए डिफरेंट आपको बुक्स में डिफरेंट डाटा मिलेगा, लेकिन आपने याद रखना है 35 प्रोमिनेंट इंडियंस मुस्लिम लीडर्स जो थे, वो सर आगा खान थर्ड के साथ शिमला जाते हैं 1906 में। और वहाँ पे जाके अपना 1905 और 6 का टाइम पीरियड आप इसमें दोनों को ज़हन में रखें, बहुत इम्पोर्टेंट है। और बताते हैं कि ये हमारी डिमांड्स हैं, आप हम पे थोड़ा-सा रहम करें, कुछ हमारी मदद करें। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं कर सकता कि आप मेरे पास एक उठा के ठीक है पेपर-शेपर लेके आए हैं, ऊपर सिग्नेचर भी मुसलमानों के करवा लिए, एक अच्छी बात है। लेकिन आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ठीक है? आप अब कहते हैं कि हमारी अलीगढ़ को यूनिवर्सिटी बना दो, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दो, हमारे लिए हमारे पॉलिटिकल राइट्स को सिक्योर करो और पार्टीशन ऑफ बंगाल बिल्कुल ठीक है, इसको खत्म मत करना। ये सारी बातें मैं ऐसे उठा के आगे पास नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं करूँगा भी उसकी कोई वैल्यू नहीं बनती। इसलिए आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या करें, अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएँ। ये जो टाइम पीरियड है जब मुस्लिम्स यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क्रिएशन करते हैं, वापस आके शिमला डेपुटेशन से जब ये डेपुटेशन वापस आ रहा है, तो आगे इन्होंने क्या किया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना ली है। उसी टाइम पे यूनाइटेड किंगडम में भी जनरल इलेक्शन होते हैं, जिसमें आपकी लिबरल पार्टी जो है वो भी सामने आती है और इसमें जॉन मॉर्ले है। अब मिंटो और मॉर्ले, लिबरल पार्टी आप देखेंगे ना कि जब भी आती रही है, इन्होंने जितनी इनकी थी ना कॉलोनीज़, उनके लिए बड़े अच्छी रिफॉर्म्स पैकेजेज़ दिए। अभी भी उन्होंने कहा कि हम रिफॉर्म पैकेज तो देंगे। इंडिया का जो कौंसल एक्ट है 1909 जिसको आप कहते हैं कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, वो आपके पास आने वाली थी। तो उसमें आपके लिए बड़ी अच्छाई ये पैदा हुई कि आपने अपनी बना ली हुई है
एक क्या उसको कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी। इसी वजह से आप पे ये भी क्रिटिसिज्म आता है ना कि आपकी जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी वो तो बनाई ही अंग्रेजों ने थी। अभी हम देखेंगे कि 1912 के बाद इसमें वेस्टर्न लीडरशिप आपकी आ गई। वेस्टर्न से मुराद ये नहीं कि वेस्ट से लोग उठ के आ गए थे। ये जो जिन्होंने वेस्ट में तालीम हासिल की थी, कायद आज़म और इस तरह के जो लोग थे, वो आपके पास आना शुरू हो गए और आपको एक डिफरेंट रास्ते पे उन्होंने डाल दिया जो कि फिर आपको पाकिस्तान की तरफ लेके आता है। इसमें ये जितना भी डाटा है इसको आपने याद करना है और अच्छे तरीके से इसको समझिए। इसमें कुछ ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है ना? जो आपको समझना है। मैं आपको जितना भी हिस्ट्री का पोर्शन है उसको कहानी की सूरत में लेके चलें और उसको कहानी के तौर पे ही समझें। फिर ही आप इसको अपने ज़हन में भी रख सकते हैं और इस पे बोल भी सकते हैं, इस पे लिख भी सकते हैं। रट्टा-शट्टा लगाएँगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना? अब अगर आपका इस हवाले से कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ लें। फिर हम देखेंगे कि जो आपकी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स थी, उनमें क्या था? क्या-क्या पैकेजेज़ आपको मिले?